नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं 191 विधानसभा कादीपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक भगेलू राम जी। भगेलू राम जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त जो ये सीट है जिस पर हम बात करेंगे भगेलू राम जी से, आपको बता दें ये 1952 से लेकर के 1989 तक कांग्रेस के खेमे में रही है। और इस सीट की एक खास बात है कि यहाँ पर सर्वप्रथम जो है बसपा से भगेलू राम जी ने ही 1993 में चुनाव लड़ा था। आज वह हमारे साथ मौजूद हैं और बात करेंगे इनसे इस सीट को लेकर के और यहाँ पर लोकल जो इन्होंने कार्य किए और जो इन्होंने रणनीति बनाई या नीति बनाई उस पर बात करेंगे। भगेलू राम जी, सबसे पहले बात करेंगे कि आपने राजनीति में कदम क्यों रखा और आप किससे प्रेरित हुए? मैं समाज सेवा के लिए राजनीति में कदम रखा और मैं इसके पहले शुरुआत में कम्युनिस्ट विचारधारा का था और जब बहुजन समाज पार्टी बनी 1984 में तो उसके बाद मैं बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली और बहुजन समाज पार्टी में काम करता रहा और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ता रहा और बहुजन समाज पार्टी से मैं 3 बार विधायक रहा। आपने बहुत लंबे समय तक मतलब 15 साल तक आप विधायक रहे और लगभग जो जानकारी है उसके लगभग 12 साल तक विधायक रहे और आपने लगभग 30 वर्षों तक पार्टी में काम किया, ऐसा लगभग आंकड़ा है। तो ये बसपा छोड़ने का कारण क्या रहा आपका? बसपा, देखिए, बसपा जो थी वो मूल विचारधारा से हट गई और बहन जी केवल पैसे वालों को टिकट देना चाहती थी। जो हमारा गरीब कार्यकर्ता था, जो पार्टी से लगा हुआ था, जो मिशनरी था, उसको टिकट न दे करके केवल पैसे वालों को, पूंजीपतियों को टिकट देना चाहती थी, इसीलिए मैं उनसे वहाँ से हट गया। तो क्या मतलब कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो अपनी मूल विचारधारा जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा या काशीराम के मिशन की बात करें तो क्या उस विचारधारा से हट गई? नहीं, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन जी वो गरीब कार्यकर्ता, जो डिपोटी कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए काम करता था उसको नहीं, बल्कि जो भी पैसा बाहर से अगर पैसा दिया तो उसको टिकट दे देती थी। तो पैसे वाली पार्टी रह गई। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, गरीब हैं कार्यकर्ता, उन्हें अगल बगल किसी भी विधानसभा में नाम बता सकता हूँ, कहीं भी जो हमारे मूल कार्यकर्ता थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे तो उनको टिकट नहीं मिला, पैसे वाले को टिकट मिल गया। ये जो बसपा में आपका जो समय रहा है उसमें आपने क्या क्या सीखा और कैसा क्या अनुभव किया? क्या वो चीज़ आप समाजवादी पार्टी में भी देख रहे हैं या किस तरह से आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी को? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी आज की डेट में समाजवादी सर्वजन समाज की बात करती है, गरीबों के लिए, अनुसूचित जात के लिए, पिछड़े के लिए, माइनॉरिटी के लिए और जो भी गरीब व्यक्ति है सब समाज के लिए काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। और माननीय हमारे नेता अखिलेश जी, आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पहले थे उसमें निश्चित रूप से उनका बदलाव आ गया और वो सर्व समाज की बात और गरीबों की, विशेष तरीके से अनुसूचित जात, पिछड़े जात, अल्पसंख्यक और गरीबों की बात करते हैं। वो रोजगार, किसान, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, इन मुद्दों पर आपकी जो सरकार है वो कादीपुर की जो विधानसभा है, स्पेशली कादीपुर की विधानसभा के लिए किस तरह से काम करेगी? निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट आया है और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि वो उनकी सरकार बनने के बाद किसानों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बेरोजगारी के लिए उन्होंने पहले कह दिया कि 20 लाख से ज़्यादा हम IT सेल में रोजगार देंगे, 10 लाख से ज़्यादा परमानेंट रोजगार देंगे, महिलाओं की सुरक्षा होगी। उन्होंने ही 1090 चालू कराया था, उन्होंने ही कन्या विद्या धन चालू कराया था और छात्रों के लिए तमाम सुविधाएं देते थे। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लैपटॉप की घोषणा किया और उसका उन्होंने बांटा भी। तो कादीपुर की विधानसभा में स्पेशली क्या यहाँ पर आपकी कोई नीति है इम्प्लीमेंट करने की, अपनी नीतियों को कादीपुर में? निश्चित रूप से आज किसान परेशान है जी, किसानों के लिए बेरोजगार परेशान है, उनको रोजगार चाहिए। हमारे जो मजदूर हैं उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है, हर तरीके की परेशानी हुई। हमारी सरकार आएगी, हम विधायक बने तो निश्चित रूप से जैसे मैं अपने पहले विकास करता था उससे बढ़ चढ़ करके क्षेत्र का विकास करूंगा। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवा हैं और कर्मशील हैं, वो पहले भी काम कर रहे थे, आगे भी काम करेंगे। इस वक्त एक बड़ी बात है, चंद्रशेखर आज़ाद जो कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर के चर्चा कर रहे थे और सीटों के बंटवारे पर उनका बात नहीं बनी। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी के चीफ है चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव वो सिर्फ दलित नेता नहीं चाहते, सिर्फ दलित का वोट चाहते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से
मैं उनके बारे में बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा सीटें मांग रहे थे, जो अपेक्षा से ज़्यादा सीटें मांग रहे थे, ये उनकी बात गलत है। मैं पहली बार देख रहा हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सामान्य सीटों पर, जैसे मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ, गाजियाबाद पे विशाल वर्मा को लड़ा रहे हैं जो अनुसूचित जाति के हैं, और हरदोई जो सामान्य सीट है उस पर अनिल वर्मा जो अनुसूचित जाति के हैं इनको चुनाव लड़वा रहे हैं। इससे साबित होता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सामान्य वर्ग के सीट पर भी अनुसूचित जाति के लोग लड़ा करके साबित कर देना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के हितैषी हैं। कांग्रेस जो है इस सीट पर कांग्रेस का लगभग 11 साल तक दबदबा रहा, और इसके बाद आप जो है चुन करके आए 1993 में, तो आपने क्या कार्य किया मुख्य तौर पर, और इसके बाद जो है क्या कांग्रेस को आपने परास्त किया था उस समय? निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकाल में नाम मात्र का विकास काम हुआ है, बाकी जो भी सरकारें रहे नाम मात्र का। आज़ादी के बाद से कादीपुर विधानसभा में मैं 1993 में पहली बार विधायक हुआ। सबसे ज़्यादा मैं तीनों कार्यकाल में शिक्षा पर ध्यान दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल समस्या और किसानों के लिए नहर और तमाम जो योजनाएं, विद्युतीकरण, इन समस्याओं को हमने विशेष ध्यान दिया। मैं आपको दो तीन चीज़ बता देना चाहता हूं। जब मैं पहली बार विधायक हुआ 1993 शिक्षा के मामले में, हमने हमारे यहाँ कादीपुर विधानसभा में एक आश्रम वो था, एकमात्र STD संत तुलसीदास डिग्री कॉलेज जो एडेड कॉलेज है, उसमें छात्राओं को रहने के लिए कोई छात्रावास नहीं था। पूरे जनपद में एकमात्र छात्रावास हमने STD में बनवाया। और उसी समय 1995 में मैं यहाँ तहसील के ठीक सामने GGIC बनवाया और तमाम विद्यालय बनवाया। दूसरे कार्यकाल में भी हमने कई विद्यालय, तमाम विद्यालय बनवाए और अस्पताल बनवाए। पहले कार्यकाल में हमने कादीपुर के PSC बनवाई। दूसरे कार्यकाल में मैंने PSC बनवाया, वहाँ कादीपुर की CSC बनवाई पहले कार्यकाल में। दूसरे कार्यकाल में हमने बनवाया PSC रुपयपुर में। स्वास्थ्य विभाग के 3 हमारे CSC हैं, वर्तमान में 4 हो गए हैं। जब हमने नया ब्लॉक बनवा दिया था करौंदी, वहाँ की CSC भी पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाई। बाकी कादीपुर की CSC हमने बनवाया, अखंडनगर की CSC हमने बनवाया, दोस्तपुर की CSC पर भी हमने बहुत सुविधाएं देकर के उसको संचालित करवा दिया। और शिक्षा के मामले में तो तमाम विद्यालय, जैसे हमने बता दिया कि 3 ब्लॉक हमारे थे, कादीपुर थे, अखंडनगर थे, दोस्तपुर, तीनों ब्लॉक मुख्यालय पर हमने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय अपने समय में बनवाया और संचालित करवा दिया। तीसरे कार्यकाल में हमने करौंदी में एक GIC, जो हमारे क्षेत्र के कम लोग जानते हैं, करौंदी ब्लॉक जहां संचालित हो रहा है, वहीं करौंदी ब्लॉक में हमारे मऊ गांव में हमने एक स्वीकृत करवाया GGIC और वहां संचालित करवा दिया। पहले ही कार्यकाल में हमने एक राजकीय आश्रम, एक राजकीय ITI संचालित अपनी बिल्डिंग बनवाया और संचालित करवाया, जो वर्तमान में राय बेगम चल रही है। हमारे ही इसी चीनी मिल में एक ATS चलता था, आश्रम पद्धति विद्यालय, जहां बड़ी असुविधा रहती थी। हमने 2003-04 के वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपया स्वीकृत करवाया आश्रम पद्धति विद्यालय बनने के लिए, जहां गरीब के हर बिरादरी के बच्चे, वहां आवासीय विद्यालय होता है, वहां बच्चे पढ़ते हैं, उनको खाना, कपड़ा, सारी सुविधाएं मिलती है। और वो जमीन के अभाव में चला गया जलालपुर बखरा में। तो और सैकड़ों हमने प्राइमरी, सैकड़ों हमने जूनियर विद्यालय बनवाया। और यही नहीं, एक मॉडल स्कूल भी होने स्वीकृत करा, जो जमीन के अभाव में 2012 के बाद बना है, वो भी हमारी सरकार, हमारे रहते हुए स्वीकृत हुआ था। और जितने भी यहाँ पर अनएडेड स्व-वित्त पोषित विद्यालय हैं, जूनियर से लेकर के डिग्री तक, सभी विद्यालयों में, ज़्यादातर विद्यालयों में हमने विधायक निधि से पैसा देकर के उसको डेवलप किया। सबसे ज़्यादा शिक्षा का विकास हमारे क्षेत्र में हुआ और उसी का परिणाम है कि हमारे क्षेत्र सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं और वो बेरोजगार हैं। हमने मैं अपने विधायक रहते हुए हमने बहुत से लोगों को रोजगार भी दिलवाया था। ये तमाम सारी बात ऐसा देखने को मिलता है कि जो सुल्तानपुर के युवा, ये कादीपुर के युवा हैं, ये पढ़ाई तो कर लेते हैं, BA B.Ed कर लिए, B.Tech कर लिए, बहुत सारी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद नौकरियों के लिए इनको विदेश, बाहर जाना पड़ता है, जैसे मुंबई, दिल्ली, गुजरात, महज जो है सिर्फ 8,000-7,000 की नौकरियों के लिए। तो क्या आने वाले समय में आप इनके लिए कोई व्यवस्था करेंगे? निश्चित रूप से जैसे हमने कहा कि हमने अपने प्रयास करके तमाम जहाँ जो रोजगार आए थे उसमें रोजगार उपलब्ध कराया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब की बार कहा है कि हम 20 लाख से ज़्यादा IT सेल में रोजगार देंगे और 10 लाख से ज़्यादा परमानेंट रोजगार देंगे। और उसमें हम प्रयास करेंगे हमारे क्षेत्र के जो पढ़े लिखे रोजगार हैं वो अपना कंपटीशन में रिटन इंटरव्यू पास करके निश्चित रूप से रोजगार पाएंगे, हमारा वादा है।
किसान जो है वो देश की रीढ़ होता है और किसान आंदोलन में लगभग 700 किसान जो है शहीद हो गए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से जो वर्तमान की उत्तर प्रदेश की सरकार है, कार्यभाग है, और सेंटर की, ये दोनों सरकारों ने किसानों के लिए निश्चित रूप से बहुत नुकसान किया है। ये कहने के लिए तो किसान हितैषी, लेकिन किसानों के दुश्मन हैं। और हमारी सरकार रहेगी तो किसानों के लिए, जैसे जब मैं विधायक था तो हमने किसानों के सुविधा के लिए हमारे यहाँ कनकपुर माइनर थी, पहली कादीपुर विधानसभा की नहर होती, जिसको मैं पक्की कराने के लिए 25 जनवरी 2011 को 9,55,00,000 रुपये स्वीकृत करवाया था। लेकिन सरकार जाने के बाद संयोग से नहर में पानी आ गया था, लेट काम शुरू हुआ और काम पैसा वापस चला गया। किसानों के लिए हमने एक मंडी स्वीकृत करवाया था और वो 30 जून 2011 को स्वीकृत हुई थी, लेकिन सरकार हमारे जाने के बाद, हमारे विधायक हटने के बाद वो मंडी भी नहीं बन पाई। किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है। हमारे विधायक रहते हुए नहरों की सफाई हो जाती थी, सीट की सफाई हो जाती थी, नहरों में पानी आ जाता था। इस सरकार में तो किसानों के जब बुवाई की सीजन आई तो उनको DAP नहीं मिला, और जब सिंचाई की जरूरत आई तो उनको यूरिया नहीं मिला, और वो भी महंगे रेट पर मिल रहा है। किसान मजबूर है, महंगे रेट पर यूरिया लिया, महंगे रेट पर DAP लिया। तो आप सस्ते रेट पे प्रोवाइड कराएंगे? निश्चित रूप से, जो सस्ते रेट नहीं, जो उसका लिखित मूल्य है वो जितना है, काला बाजारी बंद, ये काला बाजारी निश्चित रूप से बंद करवाएंगे। गेहूं की स्थिति, धान की स्थिति कि धान किसी खरीदा नहीं गया, तो काला बाजारी करने वाले लोगों को निश्चित रूप से वो जेल भिजवाएंगे। हमने तो एक MI को जेल भिजवा दिया था। जी जी, मैं विधायक था 2005 में, सरकार भी नहीं थी। एक MI को फैजाबाद से गेहूं चावल चला, वहाँ से रास्ते में बिक गया, हमने DM से कह करके उसको जेल भिजवा गया जी। अखंड नगर का MI था। किसानों के लिए क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमने पहले बता दिया, किसानों की सुख सुविधा के लिए उनको समय पे खाद, बीज, पानी, ये सारी सुविधा जो हमारी सरकार ने कह दी, हमारे नेताजी ने कह दिया। किसानों के लिए बिजली मुफ्त, उन्होंने भी कहा 300 यूनिट बिजली मुफ्त, और किसानों के लिए विशेष तरीके से कहा जो उनके पंपिंग सेट लगते हैं उस पर बिजली मुफ्त रहेगी। ये सबसे बड़ी योजना है किसानों के लिए। जो उनको समय समय पर खाद, बीज, ये भी मिलता रहेगा। कादीपुर के युवाओं के लिए आपकी क्या नीति होगी? निश्चित रूप से युवाओं के लिए सबसे बड़ी होगी कि उनको बढ़िया शिक्षा मिले, और जब बढ़िया शिक्षा मिलेगी तो रोजगार के साधन उनको उपलब्ध हो जाएंगे। वो कंपटीशन करके वो बढ़िया बढ़िया नौकरी पाएंगे। आज की शिक्षा बेकार है। ये सरकार चाहती नहीं कि लोग हमारे जो युवा हैं वो बढ़िया शिक्षा ग्रहण करें। विद्यालय बंद है, बाजारों में भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ भीड़ है, रैलियाँ बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं, विद्यालय सब बंद है। अरे उनको 50% करके विद्यालय संचालित करवाते। जी, कोरोना मतलब कि ये जो एक प्रकार का षड्यंत्र है, ये निश्चित रूप से गरीब किसान, क्योंकि बाहर के जो बच्चे हैं, संपन्न लोग बच्चे हैं, उनकी ऑनलाइन पर चल रहा है, ऑनलाइन उनका चल रहा है, वो क्लास चल रहा है। जीरो लेवल पर अगर बात करें गांव तक, तो तकनीकी जो है रूप से जो है लैपटॉप और मोबाइल तो पहुंच नहीं पाया। तो ऐसी स्थिति में कैसे जो है निश्चित रूप से हमने पहले भी बताया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछली बार घोषणा किया था, और 2000 में सरकार बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने बड़े पैमाने पर लैपटॉप बांटा था, और उस लैपटॉप का आ चुकी है। विश्व में ये कंप्यूटर का युग है, और वो बच्चे लैपटॉप, हम मानते हैं कि कहीं 10-5% लोगों ने गड़बड़ी किया, लेकिन ज़्यादातर बच्चे उस लैपटॉप से सीखें, और आज तमाम लोग रोजगार कर रहे हैं। उसी कंप्यूटर के सीखने की वजह से तमाम बच्चे रोजगार पा गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की एक बड़ी समस्या है, कादीपुर में भी है। ये आवारा पशु जो है, अभी रास्ते में हम लोग जैसे आ रहे थे तो बहुत सारे आवारा पशु देखने के लिए मिले। तो क्या आप इस पर जो है कोई निश्चित रूप से हमारी सरकार से आएगी, तो सरकार आएगी, इस पर नीति बना करके इसको अंकुश लगाएगी, इनकी व्यवस्था करेगी। हमारे घर के ठीक बगल में चीनी मिल है, वहाँ पशुशाला बने हुए हैं, लेकिन वहाँ कितनी अव्यवस्था मैं जानता हूँ, जानवर मर जाते हैं, गंद आता है यहाँ तक। तो किसकी लापरवाही कहेंगे? ये निश्चित रूप से शासन और प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही। यहाँ पर कर्मचारी हम निश्चित रूप से ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी सरकार आएगी, विधायक बने तो ऐसा कतई नहीं होने देंगे। तो पूरी तरह से लगाम लगा, निश्चित रूप से लगाम लगेगा। क्या अगर उसमें कोई दोषी पाया गया तो जेल में भेजेंगे? उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। जी, एक अंतिम सवाल है इस आपके लिए। ये जो कादीपुर की अभी लड़ाई चल रही है, तिकोड़िया टाइप की, इसमें बसपा के से हीरालाल गौतम जी हैं, और बीजेपी से राजेश गौतम जी, और आप समाजवादी पार्टी से हैं। तो क्या लगता है कि निश्चित रूप से लड़ाई किससे है? मुख्य हमारी लड़ाई किसी से नहीं है।
मैं बताऊं, आपकी लड़ाई राजनीतिक रूप से मैं बता रहा हूं, राजनीतिक रूप से बसपा में कोई पदाधिकारी बचा नहीं। कल हमने मीटिंग किया था, हमारे जो जितने भी पदाधिकारी थे, पूरी की पूरी विधानसभा की टीम थी। 47 में से 41 सेक्टर अध्यक्ष आए थे और तमाम पदाधिकारी आए थे। ये साबित कर दिया कल, केवल टेलीफोन पर, परसों 4 बजे के बाद हमने टेलीफोन किया, सभी पदाधिकारी आ गए। तो उनके पास पदाधिकारी नहीं है, हीरालाल के पास, उनके वो जो पदाधिकारी थे वो हमारे पास आ गए। वोटर की बात है, वोटर भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास है कि 50% से ज़्यादा वोटर बसपा के जो बोलते सपा में आ जाएंगे। जहाँ तक राजेश जी तो 5 साल में कुछ किए ही नहीं है, तो क्षेत्र की जनता वैसे भी उनको काम नहीं घुसने देगी, तो लड़ाई किस बात की रह गई है। तो आप थे भगेलू राम, जो समाजवादी पार्टी से कादीपुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।